हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की बी हाइव की 5th पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड और इसके पोएट हैं फोबी कैरी। तो फोबी कैरी की ये पोएम ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड मतलब क्या? इसका लेजेंड का मतलब होता है दंत कथा, कोई प्राचीन कथा, नॉर्थलैंड की एक प्राचीन कथा। तो ये एक स्टोरी पोएम है जिसको बैलेड कहते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। ये जो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये जो नाम है अपनी पोएम का, ये एक बैलेड है। बैलेड होती है स्टोरी पोएम जो एक पोएम के रूप में लिखी गई हो लेकिन हो एक्चुअल में स्टोरी, तो उसको बैलेड कहते हैं। और वो स्टेंजा में लिखी जाती है, 4 लाइन की स्टेंजा। ए बैलेड इज़ ए पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। एक बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें शॉर्ट स्टेंजा में, छोटे छोटे स्टेंजा में स्टोरी को नरेट किया जाता, कहानी को सुनाया जाता है। बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोएम विच टेल अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें छोटे छोटे स्टेंजा में स्टोरी सुनाई जाती है। एंड इन पोएम ऑल द स्टेंजा कंप्राइज 4 लाइन इन टोटल। और पोएम में जितने भी स्टेंजा हो, स्टेंजा सिर्फ 4 लाइन का ही होता है। तो वो बैलेड में देर आर 16 स्टेंजा इन दिस पोएम। ये जो पोएम लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है, इसमें 16 स्टेंजा है इस पोएम में। एंड दीज स्टेंजाज विल टेल अस ए स्टोरी। इन स्टेंजा में हमें एक कहानी बताई गई है। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर। बैलेड्स हैं जो स्टोरी पोएम है, वो फोक कल्चर का, वो लोक साहित्य का या पॉपुलर कल्चर जो बहुत ही जाना माना कल्चर है, सभ्यता है, साहित्य है, सभ्यता का पार्ट होती हैं, उसका हिस्सा होती हैं। एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ओरली मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पास होती हैं कि लिखित नहीं, ये मौखिक रूप से ही सुनाई गई ही कहानियाँ होती हैं। फोक कल्चर इज अ स्टोरी ऑफ एनी एरिया एंड इज नोन एज बैलेड। फोक कल्चर एक ऐसी स्टोरी होती है किसी एरिया की, किसी ऐसे जगह के बारे में जो उस स्टोरी को बैलेड के रूप में जाना जाता है। फोक कल्चर कंप्राइज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज। फोक कल्चर में कंप्राइज शामिल होती हैं ऐसी ट्रेडिशनल, ऐसी पारंपरिक कहानियाँ विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं ओरली। तो पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में कहीं बहुत ज़्यादा दूर। नॉर्थलैंड एक जगह है यहाँ पे, जैसे नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थ पोल का जिक्र है। वेयर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे तो बहुत ही फ्यू होते थे, केवल नाम मात्र, कि दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें इतनी लंबी होती थी जैसे सर्दियों में होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और इतनी ज़्यादा लंबी कि पूरी रात सो भी ना सकें, इतने घंटे तक, इतने घंटे की रात होती थी। तो ऐसी जगह पे, ऐसे एरिया में वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस, जहाँ पे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, हार्नेस होता है किसी घोड़े वगैरह पे लगाम लगाना, उसको बांधना किसी फीते से या किसी लोहे के चमड़े के किसी रस्सी वगैरह से, जिसको लगाम बोलते हैं, लगाम से। हार्नेस द स्विफ्ट, स्विफ्ट होते हैं फुर्तीले, रेंडियर 12 सिंगे, कि एक तरीके की हिरण ही होती है। जैसे सेंटा क्लोज को कभी देखा हो तो वो रेंडियर और स्लेज पर ही हमेशा दिखते हैं, तो वही रेंडियर होते हैं, वो 12 सींगों वाले। जहाँ पे वो हार्नेस, लगाम को पकड़े हुए तेज फुर्तीले उन घोड़ों की, टू द स्लेजेस, स्लेज बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी को बोलते हैं। व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ गिरती थी तो स्लेज पर बैठकर, घोड़ा गाड़ी पर बैठकर उन फुर्तीले रेंडियर को, फुर्तीले उन घोड़ों को, 12 सींगों को हार्नेस करते, उन पे लगाम लगाते हुए। एंड द चिल्ड्रन लुक द बियर्स कब्स, और जहाँ पे
वो जो ठंडा एरिया जहाँ बर्फ़ पर इस तरीके से आते थे, तो वहाँ बच्चे ऐसे लगते थे देखकर जैसे कोई बियर्स, किसी भालू के कब हों बच्चे हों। एंड इन द फनी फ्री क्लोथिंग, अपने उन फनी से फरी रों वाले कपड़ों में। तो यहाँ स्लेजिस का मतलब होता है एक व्हीकल जो बर्फ़ वगैरह पे चलता है, स्नो और आइस पे। दे टेल दैम a curious story I don't believe is true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। दे यहाँ पीपल के लिए, लोगों के लिए आया है। तो ऐसी जगह के बारे में लोग एक ऐसी क्यूरियस बहुत ही उत्सुकता से भरी एक स्टोरी, कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं बिलीव करता, इस बात का विश्वास नहीं करता कि ये सच भी होगी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी इस स्टोरी से आपको एक लेसन ज़रूर लर्न करेंगे, आपको एक सीख ज़रूर मिलेगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि वो टेल का मतलब कहानी, यदि वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो इससे कोई लेसन, कोई सीख आपको ज़रूर मिलेगी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। एक बार की बात है, सेंट पीटर की, जो संत पीटर थे, संत पीटर जो जीसस क्राइस्ट के साथ रहते थे, तो वो उस समय बिलो धरती पर थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और इधर उधर वॉकिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे, प्रीचिंग करते हुए, ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए, उपदेश देते हुए। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा प्रीच ही करते थे, धार्मिक उपदेश ही देते रहते थे लोगों को, तो ऐसा ही करते हुए वो उस समय धरती पर घूम रहे थे। तो सेंट पीटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ। सेंट पीटर एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ए डिसिपल और फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके एक फॉलोवर थे, उनके शिष्य। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth. He came, जब सेंट पीटर प्रीच करते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तो तभी वो ऐसे ही चलते हुए एक दरवाजे पर आए, एक कॉटेज के डोर पर, एक झोपड़ी के दरवाजे पर। ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती पर इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे उस समय। वेयर ए लिटिल वोमन वाज मेकिंग केक, वहाँ पे उस झोपड़ी में एक लिटिल वोमन, एक छोटी सी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, और उनको हार्थ होती है अंगीठी कि, और उनको पिक्चर जो जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि उनको हार्थ पर, अंगीठी पर वो बेक कर रही थी, उन केक को बना बना के उनको बेक कर रही थी, पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर from her store of cakes to give him a single one, and being faint with fasting, जैसा कि फास्ट करने से, फास्ट होता है काफ़ी टाइम से कुछ न खाया पिया, उपवास करना, कि फास्ट करने से, कुछ न खाने पीने की वजह से वो बिल्कुल फेंट, बेहोश होने को थे सेंट पीटर, उनको इतनी भूख लगी हुई थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन बीत गया था, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। ही आस्क्ड हर, इसीलिए उन्होंने इस औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, कि केक का जो स्टोर है उसके पास इतने सारे केक हैं, उनमें से गिव हिम ए सिंगल वन, कोई एक केक उसको दे दो। तो उसने उस औरत से एक केक मांगा सेंट पीटर ने। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसीलिए उसने एक बहुत ही छोटा सा केक मेड किया, बनाया, कि जो केक बने हुए थे उनमें से केक नहीं दिया, उसने एक नया केक बनाया, बहुत ही छोटा सा। एज इट बेकिंग ले, और उसको बेक करने के लिए जैसे ही ले किया, उसने रखा उस हार्थ पे, अंगीठी पे। शी लुक्ड एट इट, और उस केक की तरफ देखा। एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसने सोचा कि उसको सीम हुआ, ऐसे लगा कि तो टू लार्ज, इतना बड़ा है, टू गिव अवे, कि वो इसको दे ही नहीं सकती है। टू और टू जब भी इकट्ठे आते हैं तो नेगेटिव सेंस ही देते हैं, कि टू लार्ज टू गिव अवे,
कि इतना बड़ा है कि वो गिव अवे नहीं कर सकती, इस केक को नहीं दे सकती। तो वो केक उसको इतना बड़ा लगा उस औरत को। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Therefore इसीलिए she needed another, need होता है गूंथना, आटा गूंथना, इसलिए उसने एक दूसरा केक का आटा उसने गूंथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, उससे भी छोटा उसने वो केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसको टर्न ओवर किया, उसने फैलाया, तो उसको ऐसे लुक हुआ, ऐसे लगा कि एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि ये भी इतना ही बड़ा है जितना पहले बड़ा था। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डॉग and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Then she took a teeny scrap of dough. उसके बाद उसने टीनी, बहुत ही छोटा सा स्क्रैप, बहुत ही पतली सी परत सी उसने डॉ की, आटे की ली। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको फ्लैट समतल उसको रोल करती रही, उसको फैलाती रही रोल करके। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसको इतना पतला कर दिया उसने जितने वेफर होते हैं। एंड शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उससे भी पार्ट विद नहीं हो पाई। वो पार्ट विद होता अलग होना, कि इतना पतला इतना छोटा केक बनाने के बाद भी वो केक वो सेंट पीटर को नहीं दे पाई। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, and so she put them on the shelf. For she said, और फिर वो कहने लगी, इसीलिए वो औरत कहने लगी, my cakes that seem too small, कि मेरे केक जो बहुत ही छोटे दिखते हैं, too small बहुत ही ज़्यादा छोटे, when I eat of them myself, जब मैं खुद उनको खाने लगती हूँ उस समय वो केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं। and yet too large to give away, लेकिन जब उनको गिव अवे देने की बात आती है तो टू लार्ज, इतने बड़े लगते हैं कि टू गिव अवे, कि मैं उनको दे नहीं पाती किसी को। एंड सो सी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने वो जो पतला सा केक बनाया वो भी उठा के शेल्फ में, अलमारी में रख दिया, वो भी नहीं दिया उसने सेंट पीटर को। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच ए वोमन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट। देन गुड सेंट पीटर जो एक संत थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, कि ग्रू एंग्री, तो उनको भी गुस्सा आ गया, एक संत व्यक्ति को, एक संत को भी गुस्सा आ गया। और ही वॉज हंग्री एंड फेंट, उनके गुस्से आने का कारण ये था कि वो बहुत ही भूखे थे और बिल्कुल फेंट होने को, बेहोश होने को थे भूख के मारे। एंड श्योरली सच ए वोमन, और जिस तरीके की हरकतें वो वोमन, वो औरत जैसे वो कर रही थी, वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें एक संत को भी प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए काफ़ी होती हैं, कि कितना ही शांत व्यक्ति हो तो ऐसी हरकतों से तो कोई भी प्रोवोक हो सकता है, कोई भी गुस्सा हो जाए। तो इसलिए उनको भी गुस्सा आ गया, सेंट पीटर को भी, वो भी ग्रू एंग्री, गुस्सा हो गए। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। वो कहने लगे कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी औरत हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, इतना स्वार्थी व्यक्ति को इंसान के रूप में नहीं रह सकता। ड्वेल होता रहना, ह्यूमन फॉर्म मानवीय अवस्था में, कि तुम एक मानव के रूप में धरती पे रहने के लायक नहीं हो, इतनी स्वार्थी। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, इस तरीके से खाना और आश्रय लेने के लायक नहीं हो, कि तुम्हें खाना मिलता रहे और रहने की जगह हो, तो उस लायक तुम नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें आग मिलती रहे खुद को गर्म करने के लिए, उसके भी लायक नहीं हो, मतलब तुम इस धरती पे रहने के लिए, सुख सुविधाएं भोगने के लायक नहीं हो, तुम इतनी स्वार्थी हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग all day in the hard dry wood. Now you shall build as the birds do. इसीलिए अब तुम भी ऐसे ही बिल्ड, ऐसे ही अपना घर बनाओगी जगह जगह, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, जैसे बर्ड्स करते हैं, पक्षी करते हैं। एंड शैल
गेट योर स्कैंटी फूड, और जैसे इधर उधर घूम के थोड़ा थोड़ा करके वो अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं। स्कैंटी होता है वेरी लिटल, बहुत ही कम, और ऐसे ही तुम भी बहुत ही कम खाना तुम्हें मिलेगा। बाय बोरिंग, और वो भी बोर करके, बोरिंग बोर होता है खोदना, कि वो भी बहुत ही ज़्यादा खोदने के बाद, खोदना किसी टूल से, हथियार से, या फिर यहाँ पे जिस पक्षी का रूप उन्होंने उसको दिया वो अपनी चोंच से ही बोर करता है, चोंच से ही खोदता है लकड़ी को, कि तुम एक पक्षी के रूप में रहोगी और बहुत ही कम तुम्हें खाना मिलेगा, और वो भी अपनी चोंच से बार बार खोदने के बाद। होल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन तुम हार्ड कठोर सूखी लकड़ी में बोर करती रहोगी, बार बार उसको खोदती रहोगी, उसके बाद मिलेगा तुम्हें वो भी बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही थोड़ा सा खाना। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, and she was changed to a bird. Then up she went through the chimney. उसके बाद वो चिमनी के ऊपर से ऊपर उड़ गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कभी कुछ नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपैकर, वो ऊपर से एक वुडपैकर के रूप में बदल गई, और टॉप ऊपर आसमान की तरफ चिमनी के ऊपर से ऊपर फ्लू हो गई, वो उड़ गई। एंड शी वाज चेंज टू ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में वो बदल चुकी थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as coal in the flame. She had a scarlet cap. Scarlet होता है गहरा लाल रंग। एक लाल रंग की कैप बस उसके सिर पे रह गई, जो वो पक्षी के रूप में बदली। दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जो पहले उसके सर पर थी वो पक्षी बनने के बाद भी उसके सिर पर ही रह गई। लेफ्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पहले उसने पहनी हुई थी सिर पे। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी जो कपड़े उसने पहने हुए थे जैसे ही वो पक्षी बनी, वो सब के सब उसके रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, बचे हुए सारे कपड़े बर्न हो गए, जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, इतने काले हो गए वो जल के, जैसे फ्लेम में लपटों में कोयला होता है। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees, till this every day, boring and boring for food. Every country schoolboy, कि ये कहा जाता है कि वहाँ हर किसी ने उसको देखा है, हर यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चे ने भी जो स्कूल में जाने वाले होते हैं, तो उस कंट्री, उस देश के सभी लोगों ने उस औरत को पक्षी बनने के बाद देखा है। हैज़ सीन हर इन द वुड, जंगल में, वेयर शी लिव्ड इन द ट्री, टिल दिस वेरी डे, उस दिन से वो उस पेड़ पर रहने लगी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, हमेशा जब भी उसको देखते वो बोर करती रहती, हमेशा वो अपनी चोंच से फूड के लिए, खाने के लिए उस पर जो पेड़ है उसमें वो खोदती रहती थी। तो ऐसा करते हुए हर किसी ने देखा उसको। तो ये थी स्टोरी पोएम बैलेड। तो अब इसकी लिटरेरी डिवाइस की, पोएम में सबसे मेन होती है लिटरेरी डिवाइस कि डिवाइस कौन सी यूज हुई है। सबसे पहले राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या इसमें, तो ABCB राइम स्कीम पता ही है कैसे होती है, हर पैसेज की यही राइम स्कीम है। जैसे AB बॉय वुड, लास्ट वर्ड से स्टार्ट होती है वो, कि जैसे इसमें ही देखो कि जैसे बॉय वुड डे फूड, तो ये है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या बनी थी इसकी, तो राइम स्कीम बनी है बॉय वुड AB, उसके बाद डे फूड CB, ABCB। तो ये राइम स्कीम हर पैसेज की यही राइम स्कीम है इसकी। उसके बाद ABCB एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। जब रेपिटिशन हो कॉन्सोनेंट साउंड की, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में कि सेम वर्ड रिपीट किया जाए, तो वो एलिट्रेशन होता है। कि जैसे इसमें रिपीट ट्रीज टिल,
यहाँ पे रिपीट किसको किया गया है, ट्री और टिल। यहाँ पे टी 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 3 बार रिपीट हुआ है। बोरिंग बोरिंग फॉर फूड, एफ एफ तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये एलिट्रेशन है। ये भी मोस्टली पैसेज में यूज हुआ है, जैसे द ट्री टिल। तो यहाँ पे इसमें भी टी, इसमें भी टी टी टी, तो 4 बार टी रिपीट हुआ है। और इसमें एफ 2 बार एफ रिपीट हुआ है। तो ये है एलिट्रेशन। तो ये स्टैंजा 1 में जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। तो सबसे मेन लिटरेरी डिवाइस है राइम स्कीम, और इसमें मेन एलिट्रेशन यूज हुआ है। इसके अलावा रेपिटिशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस, रेपिटिशन कहाँ कहाँ हुई है, जैसे अवे वर्ड इज़ रिपीटेड, सबसे पहले पैसेज में ही अवे अवे, तो वो रिपीट हुआ है, तो रेपिटिशन हुआ। रोल्ड भी रिपीट हुआ है स्टैंजा 9 में। स्टैंजा 13 और 16 में बोरिंग वर्ड रिपीट हुआ है। तो इंजैममेंट क्या होता है, रनिंग लाइन ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन टू नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन। एक लाइन से दूसरी लाइन पे आ जाओ, कहीं कोई पंक्चुएशन नहीं है, ना कोई कोमा है, ना कोई फुल स्टॉप है, और एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंच जाओ, तो वो होता है इंजैममेंट। जैसे स्टैंजा 1 में लाइन 3 और 4 हैं, स्टैंजा 2 में लाइन 1 और 2 हैं, 3 एंड 4 हैं। तो इस तरीके से इंजैममेंट भी इसमें यूज हुआ है। सिमली भी यूज हुआ है। सिमली कब होता है, जैसे एज और लाइक वर्ड आते हैं, तो वो कहाँ कहाँ हुआ है, स्टैंजा 2 में द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, बच्चे, तो यहाँ लाइक जो वर्ड आया है ये सिमली, जहाँ भी लाइक आ जाए या एज आ जाए तो वो सिमली होता है। बेक्ड इज थिन एज वेफर, तो यहाँ एज सिमली है। क्लोथ्स वर बर्न्ड 15 स्टैंजा में एज अ कोल, तो ये जो एज और लाइक है ये सिमली होता है। तो ये था अपना जो पोएम।